नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के दूसरे अध्याय के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने विचलन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में डीपली अध्ययन कर लिया है। चैप्टर संख्या 1 में विचलन के बारे में पढ़ना था। चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है अपराध के बारे में। ठीक है, अपराध की परिभाषा, अपराध का अर्थ, अपराध क्यों लोग करते हैं, अपराध का कारण, अपराध की विशेषताएं और अपराध निरोध कैसे किया जाए या अपराध निरोध को लेकर के सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, सब कुछ वेल डिटेल तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप आए हैं तो बहुत ही अच्छी जगह आए हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। वैसे 2017 से मैं आपको बीए के क्षेत्र में अध्यापन करवा रहा हूं, तो बिल्कुल आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मेजर माइनर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 4 समाज शास्त्र का ये दूसरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा भी जाता है। अपराध के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे अपराध किसे कहते हैं और अपराध के बारे में पूरा जानकारी, जो जो क्वेश्चंस बनेंगे सब आज के वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपराध की परिभाषा हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले अपराध की परिभाषा। अपराध है क्या? अपराध का कानूनी पहलू और अपराध का सामाजिक पहलू। चूँकि जब हम चूँकि कानून बाद में बना, समाज में आप रहते हैं और कानून भी आपके लिए ही बना है। कानून में लिखी गई बातों का अगर आप उल्लंघन करते हैं, और कानून की बातें कहाँ लिखी? आईपीसी के सेक्शन में लिखी हैं। आईपीसी की कई धाराएं हैं, जब उन धाराओं के खिलाफ आप काम करेंगे तो हो जाएगा कानूनी अपराध हो। ठीक है, या अपराध का कानूनी पहलू। और दूसरा होता है अपराध का सामाजिक पहलू। अपराध के सामाजिक पहलू की अगर बात की जाए, जब आप समाज विरोधी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको विचलन समझाया था, तो विचलन भी समाज विरोधी काम होता है। तो समाज के नियमों, मापदंडों के खिलाफ काम करना जो है अपराध का सामाजिक पहलू होता है, और आईपीसी के सेक्शन का विरोध करना या उसके खिलाफ काम करना आपका मान सकते हैं कि वो कानूनी अपराध होता है। तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पहलुओं के अकॉर्डिंग चीज़ें समझाई हैं। अपराध के मंतव्यों पर अपने कि अपराध के मुद्दों पर अपने मंतव्य रखे हैं, विचार रखे हैं। तो उन्हीं विचारों के बारे में आपको यहाँ पर समझना है, पढ़ना है। समझते हैं सबसे पहले कानून का जो कानूनी अपराध का जो कानूनी पहलू है वो क्या है। देखें, कानूनी दृष्टिकोण से कानून का उल्लंघन करना अपराध होता है, क्योंकि कानूनों का निर्माण सार्वजनिक हित में किया जाता है। कानून क्यों बनाया जाता है? ताकि जनता का हित हो, जनता का कल्याण हो सके। और जब कोई व्यक्ति इसी कानून का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति जो होता है वो दंड का भागीदार होता है, या वह व्यक्ति अपराधी कहा जाता है। और अपराधी के लिए दंड का प्रावधान भी लिखा होता है कि अगर आप धारा 302 का उल्लंघन कर रहे हैं, किसी को मार पीट रहे हैं, किसी को जान से मार रहे हैं, तो आपको 302 लगेगा। ठीक है, या इस तरीके से तमाम धाराएं हैं। 420C धारा कहते नहीं, 420C हो तुम, 420 420 नंबर की जो धारा है उसमें आप फ्रॉडबाजी करेंगे तो 420C वाली केस लगेगा आपके ऊपर। उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी उसका दंड दिया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से अपराध की निम्नलिखित परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी हैं। तो अपराध की कानूनी परिभाषाओं में लैंडिस और लैंडिस ने कहा कि अपराध वह कार्य होता है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है। यानी देश ने उस काम को कहा है कि ये सामूहिक कल्याण या जनता के कल्याण के लिए हानिकारक है, या जनता के कल्याण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे काम को अपराध कहा है, जिसे दंड देने के लिए राज्य के पास शक्ति भी होती है। अगर कोई व्यक्ति सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किए गए काम को करता है तो उसको दंड कौन देगा? राज्य देगा, यानी देश देगा, जिसने कानून बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिभाषा हो गई। दूसरे विद्वान हैं सदरलैंड। सदरलैंड कहते हैं कि अपराधी आचरण वह आचरण होता है जिससे आपराधिक कानून भंग होता है। ठीक है, यानी कि जिससे क्या होता है, अपराधी जो होते कानून को भंग करते हैं। ठीक है, यानी कानून को भंग करना ही एक अपराध कहा जा सकता है। तीसरे विद्वान हैं इलियट और मेरिल। कहते हैं कि अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध, यानी निषिद्ध माने रोका गया, कानून के द्वारा रोका गया वह काम होता है जो मृत्यु के द्वारा अथवा जुर्माने के द्वारा अथवा जेल, वर्क हाउस, सुधार गृह अथवा बंदी गृह में कारावास के द्वारा दंडित किया जा सकता है। यानी कि ऐसा काम जो कि कानून के द्वारा रोका गया है,
अगर उस काम को आप करते हैं तो उसके लिए आपको मृत्यु की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको वर्क हाउस भेजा जा सकता है काम करने के लिए, आपको सुधारने के लिए सुधार गृह भेजा जा सकता है ताकि आप दोबारा ऐसे अपराध ना करें, या आपको बंदी यानी कारागार में डाल दिया जा सकता है, जेल में आपको बंद कर दिया था कैदी के रूप में। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के दंड आपके लिए दिए मतलब कि किए जाते हैं जब आप ऐसे समाज विरोधी काम कानून विरोधी काम करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा कानून के हिसाब से अपराध। अभी मैं दोनों पहलुओं को समझाने के बाद में एक कंक्लूजन दूंगा, उपसंहार दूंगा, जिससे आपको दोनों पहलू बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएंगे। क्लियर? देखिए, अपराध का जो सामाजिक पहलू होता है बाबू, इसकी अगर बात की सोशल जो अप्रोचेस होता है अपराध का, देखिए अपराध विधि के द्वारा वर्जित आचरण होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से कोई भी कार्य अपराध है जिसके द्वारा सामाजिक हित की क्षति होती है, यानी कि समाज का हित ना होता हो, समाज का अहित होता हो, ऐसे काम सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध होते हैं। ऐसे काम जो समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं, समाज विरोधी होते हैं, समाज के मापदंडों के खिलाफ होते हैं, वे समाज के हिसाब से वे अपराधी या अपराध होते हैं। ठीक है, इस संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित मैंने नीचे लिखी हुई हैं। देखिए, पहले विद्वान है गैरोफेलो। गैरोफेलो कहते हैं कि अपराध दया ईमानदारी की प्रचलित भावनाओं का उल्लंघन है। यानी अपराध क्या है? दया और ईमानदारी की जो भावना प्रचलित होती है, जब कोई व्यक्ति इसके खिलाफ काम करता है या दया और भावना मतलब कि दया और ईमानदारी की जो इमोशंस हैं उसके खिलाफ काम करता है या उसका उल्लंघन करता है तो अपराध होता है, गैरोफेलो ने कहा। इलियट एंड मेरिल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के आचरण को समाज विरोधी माना जाता है, कोई व्यक्ति ने कोई काम किया या कोई काम कर रहा है और समाज उसका विरोध कर रहा है, समाज कह रहा है कि यह काम आप गलत कर रहे हो, तो वही काम जो है आपका या व्यक्ति के द्वारा किया गया आचरण ही जब वो सामूहिक आचरण के खिलाफ चला जाता है तो वो अपराध कहा जाता है। उसका आचरण समूह के द्वारा उस स्थिति के लिए निश्चित आचरण से भिन्न होता है, इसी वजह से वो अपराधी कहा जा सकता है। तीसरे विद्वान हैं ब्रांस और टीटर्स। ब्रांस और टीटर्स कहते हैं कि अपराध जो होता है एक ऐसी क्रिया होती है जिसको समूह पर्याप्त रूप से या समाज पर्याप्त रूप से खतरनाक समझती हो। समूह जो खतरनाक समझता है कि ये काम जो है ये खतरनाक है समाज के लिए अहितकर है, समाज से मतलब समाज को इससे हानि हो सकती है, समाज को इससे खतरा है, ऐसे काम को वो समाज विरोधी काम घोषित करके उसको अपराध घोषित कर देता है। ऐसे कार्य के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए, रोकथाम करने के लिए निश्चयात्मक सामूहिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कभी कभी सामाजिक जो है अपराधों के लिए समाज ही दंड देता है, उसके लिए पुलिस कानून नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों पहलुओं को आपने समझ लिया। अब मैंने आपको विचलन वाले चैप्टर में एक उदाहरण समझाया था लिविंग रिलेशनशिप का। एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है आज के भारतीय सामाजिक अपराध को और भारतीय कानूनी अपराध को समझने का। देखें, एक ही काम कानून की दृष्टि से अपराध हो सकता है और समाज की दृष्टि से वही काम अपराध नहीं हो सकता है, और वही काम कोई काम समाज की दृष्टि से अपराध नहीं है लेकिन वो कानून की दृष्टि से अपराध है। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय समाज के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये समाज विरोधी काम है, समाज को इससे खतरा है या समाज इसको अच्छा नहीं मानता, इस वजह से अपराध है ये। लेकिन कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो ये अपराध नहीं है। ठीक है, ऐसे ही गैर जाति में विवाह करना या गैर धर्म में विवाह करना समाज इसके बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन कानून इसको प्रोटेक्ट करता है। भारतीय संविधान इसकी आज़ादी देता है, छूट देता है, लेकिन समाज इसकी छूट नहीं देता। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे काम बहुत सारे हैं जिसको समाज तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन कानून प्रोटेक्ट नहीं करता, और बहुत से ऐसे काम है जिसको कानून प्रोटेक्ट करता है, समाज प्रोटेक्ट नहीं करता। समाज की नज़रों में वो अपराध है और वही कानून की नज़रों में अपराध नहीं है, सामान्य वर्ग होता है। तो ये हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको समझाया। अब चीज़ें अगले हेडिंग डालेंगे आप, अपराध की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। पहली विशेषता, अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि कानूनन निषिद्ध या वर्जित होता है, यानी कानून की नज़रों में वो काम रोका गया होता है कि ये काम आप नहीं कर सकते या काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है,
दूसरी विशेषता, कोई कार्य अपराध है या नहीं है इसका निर्धारण भी कानून ही करता है, किंतु यह कानून आवश्यकता के अनुसार कुछ नए कार्यों को भी अपराध घोषित कर सकता है तथा कुछ को गैर आपराधिक कार्य भी मान सकता है। यानी एक समय में जो काम हो सकता है अपराध हो सकता है 10 साल के बाद में वही काम अपराध ना हो। जैसे पहले समलैंगिकता अपराध था, आज अपराध नहीं है, तो ऐसे ही चीज़ें और आगे समय में जो चीज़ें आज अपराध है वो हो सकता है 10 साल बाद अपराध ना हो, तो ये भी हो सकता है। एक समय में जो कार्य अपराध है दूसरे किसी समय में वही कार्य अपराध नहीं भी हो सकता है, ये भी इसकी विशेषता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यानी जैसे आज जो हम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं हमने किसी को जो है मतलब किसी, जैसे पहले क्या था कि आप पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप नहीं कर सकते थे। भारतीय समाज उसका जो है, जैसे यही चीज़ें आप मान लीजिए, जैसे समलैंगिकता ही भारतीय समाज भी नहीं और ना भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इसकी जो है छूट देता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पे छूट दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि जो चीज़ें हो सकता है आज अपराधी हो, मतलब कि अपराध की कैटेगरी में आता हो, वही 10 साल बाद या 5 साल बाद अपराध ना हो। ठीक है, ये विशेषता इसकी। तीसरी विशेषता लिखेंगे, अपराध कानून के द्वारा निषिद्ध कार्य होता है, निषिद्ध माने रोका गया काम होता है कानून के द्वारा, किंतु यह कानून प्रत्येक समाज में एक समान नहीं होता है, अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग कानून भी हो सकता है। इसी कारण अपराध की अवधारणा भी प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। हर एक समाज में अपराध क्या है क्या नहीं है ये वो समाज डिसाइड करता है, लेकिन कानून की नज़रों में कानून जो है, जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड है, वो सभी के लिए बराबर है। इसीलिए समान जो है नागरिक संहिता या जो है एक प्रकार से जो समान सभी के लिए कानून एक हो, ये बातें जो लाई जा रही हैं बिल्कुल ठीक भी हैं, क्योंकि हर एक समाज जो है उसके लिए एक ही कानून होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग कानून की कोई अवधारणा नहीं देनी चाहिए। चौथी विशेषता, अपराध से चूंकि सामूहिक हितों को खतरा होता है, जनता का जो हित होता है उसको खतरा होता है। ठीक है, इसलिए राज्य अपने कानून के द्वारा कार्यों को अपराध घोषित कर देता है। जो सामूहिक कल्याण हेतु हानिप्रद होते हैं ऐसे कार्यों को वो अपराध घोषित कर देता है, कहता है कि ये अपराध है, क्योंकि ये समाज विरोधी काम है, समाज को या जनता को इससे लाभ नहीं बल्कि हानि होती है या क्षति पहुंचती है। पांचवी विशेषता अपराध की, नैतिक दृष्टिकोण से गलत और त्रुटिपूर्ण कार्य सदैव अपराध नहीं होते। यदि उस समय में कानून ने ऐसे कार्यों को अपराध कर स्वीकार नहीं किया है तो ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है, नैतिक दृष्टिकोण से गलत काम भी कभी कभी अपराध नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मोरलिटी जरूर हानि हो रही लेकिन वो काम अपराध नहीं है। ठीक है। छठी विशेषता, इसी प्रकार से कानूनन जो कृत अपराध है वह नैतिक दृष्टिकोण से गलत कार्य नहीं हो सकता, अर्थात प्रत्येक अपराध का नैतिक दृष्टिकोण से अनैतिक होना भी आवश्यक नहीं है। यानी कोई हो सकता है कोई कानून विरोधी काम हो लेकिन वो नैतिक काम हो, ठीक है, मोरलिटी वाला काम हो सकता है कि कुछ मोरल काम अपराध हो सकता है कुछ अपराध मोरल हो। ठीक है, ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हीरो होता है मूवीज़ वगैरह में, वो आप देखते हैं अपराध करता है, लेकिन वो अपराध करता है अच्छे करने के लिए, लोगों को उससे उस अपराध से बहुत लाभ होता है, समाज को लाभ होता है उस अपराध से, तो वो अपराध जायज़ मान लिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सातवीं विशेषता, प्रत्येक अपराध हेतु एक निश्चित दंड देने की कानूनी व्यवस्था राज्य की ओर से सदैव ही होनी चाहिए कि एक अगर आप यह काम करेंगे तो इसके लिए एक ये दंड मिलेगा। ठीक है, या एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंड मिलेगा। ठीक है, कानूनी दृष्टिकोण से दंड के बिना अपराध की अवधारणा की कल्पना भी संभव नहीं है। यानी कि अपराध तभी माना जाता है जब उसके लिए दंड की व्यवस्था भी होती है। दंड के बिना अपराध की कल्पना भी आप नहीं कर पाते, अपराध ही होगा। अपराध का कारण या कारक, अपराध लोग क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा? आइए हम आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि लोग आखिरकार अपराध करते क्यों हैं। हेडिंग डालेंगे अपराध के कारण या कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है क्राइम। पहला कारण व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक कारण। सबसे पहली बात आयु, हेडिंग डालेंगे आयु। अपराध की प्रवृत्ति पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बाल अवस्था में अपराध कम होते हैं, किशोर अवस्था में उससे अधिक अपराध बच्चा करता है, और जब युवा अवस्था में पहुंच जाता है तो सबसे अधिक, और वृद्ध अवस्था में सबसे कम अपराध होते हैं। वृद्ध अवस्था में सबसे कम अपराध होता है। ठीक है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में व्यक्ति अपराधी बन ही नहीं सकता, लेकिन युवा अवस्था में व्यक्ति सबसे अधिक अपराध करता है।
और बाल्यावस्था में जो होता है वो भी कम अपराध करता है, लेकिन किशोरावस्था में बाल्यावस्था से ज़्यादा करता है। तो आयु का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण लिंग। प्रायः ऐसा देखा गया है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराध करते हैं, क्योंकि पुरुष लोग पैसा कमाते किसके लिए? स्त्री को खुश करने के लिए, स्त्रियों को गहना दिलवाने के लिए, या स्त्रियों के लिए बहुत सारे व्यक्ति अपराध करते हैं। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो वैसे अपराध के योग्य भी नहीं होती हैं, अपराध वो करती भी नहीं हैं। उनका जो मन होता है वो दयाशील होता है, वो अपराध कर ही नहीं सकती। कुछ स्त्रियों को छोड़ दें, बाकी स्त्रियों का जो मन होता है बहुत ही निर्मल होता है, वो लोगों को हानि पहुंचा ही नहीं सकती, तो अपराध में उनकी प्रवृत्ति कम होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक अपराधी होते हैं। इसका कारण उनकी शारीरिक रचना होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर भी उतना जो है अलग टाइप का होता है, इस वजह से वो अपराध नहीं कर सकती। जब उसके नियंत्रण में कमी आ जाती है तब अपराध की ओर अग्रसरित होती है। स्त्रियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं, यानी स्त्रियाँ जो होती हैं वो यौन अपराध बहुत ज़्यादा करती है। जैसे वेश्यावृत्ति हो गई, या अपने जो है मतलब कि शारीरिक जो है दुष्प्रचार करके वो, या जैसे आजकल ये भी एक अपराध है कि भाई तमाम प्रकार के ऐसे माहौल तैयार कर देना जैसे व्यक्ति, मतलब कई सारी चीज़ें उसको कहने की योग्य नहीं है बातें, नहीं तो लोग सोचेंगे कि गुरुजी आपने ऐसा क्या बोल दिया। तो स्त्रियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह खूब ज़्यादा जो स्त्रियां करती हैं, ये अपराध स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होता है, पुरुष लोग ये कम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा कारण वंशानुक्रमण। लोम्ब्रोसो तथा उनके अनुयायियों का कहना है, लोम्ब्रोसो एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं और अपराध के समस्त तत्व तथा आधार वंशानुक्रमण ही मिलते हैं। जैसे कि किसी के बप्पा अपराधी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपराध के फैक्टर्स आ जाएंगे, ऐसा लोम्ब्रोसो और उनके अनुयायियों का मानना है। बहरहाल ये चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं है, उतनी सही नहीं है, लेकिन हाँ बताया इन्होंने। चौथी बात, मानसिक हीनता। मानसिक दोष के कारण से कभी कभी व्यक्ति उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता कि क्या काम अच्छा है, क्या काम बुरा है, क्या काम नैतिक है, क्या काम अनैतिक है, क्या काम समाज विरोधी है, क्या काम समाज के जो है अनुकूल है। और अवसर पड़ने पर बड़ा से बड़ा अपराध कर बैठते हैं, वो मतलब कि जानते नहीं है कि हम अपराध कर रहे हैं। तो मानसिक हीनता की वजह से भी ये लोग कर लेते हैं। गोडार्ड नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि सभी अपराधी मानसिक रूप से हीन या मंद बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा? गोडार्ड ने कहा। ये बात बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, सही नहीं कि सारे व्यक्ति ऐसे होते, लेकिन हाँ अधिकतर होते, ऐसा गोडार्ड ने सिद्ध किया। पांचवा कारण ये रहा अपराधी बनने का, मानसिक बीमारियां। देखिए, जिन व्यक्तियों में मानसिक बीमारियां होती हैं उनकी विचार शक्ति क्षीण हो जाती है, वो सोचने समझने की क्षमता उनकी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही वो अपराध की ओर झुक जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो होते मानसिक हीनता की वजह से अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, या अपराध कर बैठते, बाद में उनको पता चलता है कि हमने अपराध कर दिया। ये सब व्यक्तिगत अपराध है। छठा है कारण उसका मानसिक अस्थिरता एवं संघर्ष। मानसिक अस्थिरता और एवं मानसिक संघर्ष के कारण से कुछ व्यक्तियों में विभिन्न भावना ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति अपराध करता है। ठीक है, उसको टेंशन या तमाम प्रकार के ऐसे मनोविदलता टाइप की चीज़ें हो जाती है, उसको मन ही मन में चीज़ें इरिटेशन होने लगती, तो वो कुछ करता है अपराध। सातवां कारण शारीरिक अयोग्यता। दृष्टिहीन। कभी कभी व्यक्ति जब दृष्टिहीन होता है, अंधा होता है, बहरापन हो गया, लंगड़ापन, गंजापन आदि कारणों से जब व्यक्ति को चिढ़ाया जाता है, लोग उनको सताते हैं, उनको उत्पीड़ित करते हैं, उनकी मौज मस्ती करते हैं, तो उसमें हीनता की भावना को बल मिलता है और वह अपराध करने पर या उसको मारने के लिए उत्सुक होता है। ठीक है, नए उत्पन्न विचारों और धारणाओं के कारण से वे समाज विरोधी काम करने लगते हैं। समाज जब उनकी मजा लेने लगता है तो समाज विरोधी काम करने पर वो मजबूर हो जाते हैं और ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो ये होगा शारीरिक अयोग्यता। आठवां कारण है शारीरिक बल का अधिक। सिरिल बर्ट एक नाम के विद्वान हैं, मतलब सिरिल बर्ट विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि अधिक शारीरिक बल होने के कारण से व्यक्ति में घमंड आ जाता है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है, उसके पास बल ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, सबको गाली गलौज करते हुए, सबसे लड़ने फिरते हुए चलता रहता है। ठीक है, श्रेष्ठता की भावना विकसित हो जाती है उसमें कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे बड़े विद्वान हैं, तो उसमें घमंड आ जाता है, तो वो घमंड के वशीभूत होकर के वो अपराध करता है। ठीक है, किसी को मारपीट करता है जैसे, तो इससे अपराधों को मोटिवेशन मिलता है और वो अपराध के लिए मतलब कि तत्पर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमसे फलाने जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शारीरिक कारण वगैरह जो मैंने आपको बताया। क्या पहला कारण आपका था अपराधी का क्या कारण था भाई? वो पहला था व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक कारण, तो ये हो गया आपका पहला कारण, जिसमें हमने 7-8 कारणों को समझा। दूसरा आपका होता है पारिवारिक कारण। इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे पहली बात तो टूटे या भग्न परिवार।
देखिए, टूटे परिवार वे परिवार होते हैं जिन परिवार में पिता या माता की मृत्यु हो गई होती हो, या माता मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, पिता शराबी हो, जुआरी हो, या ऐसे परिवारों के सदस्यों पर मुखिया का शासन नहीं रह पाता है। जब पिता ऐसा होता है, माता का शासन नहीं होता, मतलब कि जब पिता या माता में से कोई एक व्यक्ति जो है विचलित होता है, तो ऐसे बच्चे भी एक प्रकार से विचलित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे परिवारों में अपराध अधिक होते हैं। जब व्यक्ति को किसी का डर नहीं रहता, दबाव नहीं रहता, तो ऐसे में वह व्यक्ति खुल करके अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि उन पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। दूसरा कारण, अनैतिक परिवार। जब परिवार अनैतिक होता है, परिवार का कोई मोरल नहीं होता है, परिवार का कोई नैतिक वैल्यू नहीं होता है, ये वे परिवार हैं जिनमें माता पिता द्वारा बच्चों का तिरस्कार किया जाता है। यदि माता पिता नौकरी करते हों, भाई बहन अपराधी हों, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य भी अपराध की ओर अग्रसित होने लगते हैं। इस तरीके से माता पिता नौकरी करते हैं तो भाई बहन अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि माता पिता बाहर हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं उसको माता पिता को नहीं पता, तो कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता है। तीसरी बात, वैवाहिक स्थिति। अपराध के कारणों में वैवाहिक स्थिति तथा विवाह की आयु को भी सम्मिलित किया जाता है। विवाहित स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अविवाहित स्त्री पुरुष अधिक अपराध करते हैं, जैसे कि यौन अपराध हो गया या तमाम प्रकार के अपराध। विवाहित व्यक्ति जो होते थोड़ा सा उनमें कंट्रोल आ जाता है, जबकि अविवाहित लोगों में क्या होता है, उफान होता है, तो इस वजह से वो तमाम प्रकार के अपराध करते हैं। केवल जो है शोषण की बात नहीं कर रहा हूँ, और तमाम प्रकार के काम होते हैं। इसी प्रकार यदि कम आयु की स्त्री का विवाह अधिक आयु के पुरुष के साथ कर दिया जाता है, तो भी ऐसी स्त्रियां भी यौन अपराध की ओर उन्मुख हो जाती हैं। चूँकि अधिक आयु का पुरुष है तो उसके साथ उसका संबंध अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करेगी, वो स्त्री जो होगी अलग पुरुषों के साथ यौन अपराध करेगी, या इस तरीके से तमाम अपराध होगा। फिर पुरुष को पता चलेगा कि हमारी स्त्री किसी दूसरे के साथ जा रही है, तो ऐसे में वो स्त्री को मारे पीटेगा, तो ऐसे में अपराध बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण होता है अपराध बढ़ने का। ठीक है, ये होगा पारिवारिक कारण। तीसरा होता है सामाजिक कारण। ठीक है, तीसरा है सामाजिक कारण। देखिए, सामाजिक धारणा तथा मूल्य, इसके फैक्टर। देखिए, पहला कारण, सामाजिक कारण में पहला कारण, प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को तोड़ने लगता है तो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे अपराधों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक मूल्यों का निर्धारण किया था कि भाई इस मूल्य पर व्यक्ति को काम करना है। लेकिन जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को तोड़ने लगता है तो समाज में विघटन हो जाता है, और विघटन की स्थिति में अपराध लोग करने पर मजबूर हो जाते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि समाज को रोकने वाला कोई है नहीं, पता ही नहीं, मतलब कि किसी को डर नहीं कि कोई अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे ऊपर ये व्यक्ति बैठा है, हमको ये दंड मिलेगा। तो जब इसका भय खत्म हो जाता है तो व्यक्ति लोग जो है अपराध करते हैं। दूसरा कारण, घनी बस्तियाँ। बड़े बड़े नगरों में घनी बस्तियां पाई जाती हैं। इन बस्तियों में व्यक्तियों के व्यवहार इतने दूषित पाए जाते हैं जो सामाजिक संस्कृति में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बस्तियां मानसिक तनाव उत्पन्न करके अपराध को जन्म देती हैं, तो घनी बस्तियां भी अपराध को जन्म देती हैं। तीसरा कारण, सामाजिक समस्याएं। प्रत्येक समाज में कुछ सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं, चाहे वो कोई भी समाज, जैसे कि विधवा विवाह निषेध। विधवा विवाह निषेध का ये मतलब कि रोक दिया गया विधवाओं को विवाह नहीं करना, तो ये भी एक मतलब कि इससे अपराध बढ़ता है। निर्धनता से भी अपराध बढ़ता है। बेमेल विवाह हो गया, पति पत्नी आपस में लड़का लड़की पसंद नहीं है, माता पिता ने ज़बरदस्ती शादी कर दी दहेज के लालच में, तो फिर मारपीट होगी, खूब ज़्यादा अपराध होगा। तमाम समस्याएं अपराध को जन्म देती हैं। विधवा विवाह पर निषेध होने के कारण से यौन अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि बेकारी तथा निर्धनता चोरी करने को प्रोत्साहित देती है। यानी कि किसी के व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो पैसे के लिए चोरी करेगा, किसी दूसरे से छीनेगा जा करके, तो इससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चौथा कारण होता है आपका शिक्षण संस्थाएं। सामाजिक कारणों में यद्यपि शिक्षण संस्थाएं ज्ञान की वृद्धि करती हैं, लेकिन ये अपराध को भी जन्म देती हैं। शिक्षण संस्थाएं कभी कभी क्या होता है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली अगर पढ़ाई गई, आपको सिलेबस अच्छा आपको बेकार मिल गया तो दिक्कत हो सकती है। अरुचिकर शिक्षा जिसके कारण से बालक स्कूल से भागता है, और यह भागने वाला बालक बहुधा अपराधी बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्कूल से शुरुआत में भागता है वो हर जगहों से भागने के लिए मतलब कि वो मोटिवेट, चूँकि पहले से उसको पता है, पहले से वो स्कूल बंक कर चुका है, स्कूल से भागा है, तो वो डर तो उसको रहा नहीं कि भाई स्कूल से भाग लिया, हमारा किसी ने कुछ कर नहीं पाया, तो ऐसे में वो अपराध कर सकता है। ठीक है, प्रायः देखा गया कि ऐसे बच्चे अपराधी हो जाते हैं। ठीक है,
चौथा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में औद्योगिकरण की वजह से अपराध खूब बढ़े हैं। जैसे कि कैसे? औद्योगिकरण के कारण से पारिवारिक तथा सामाजिक नियंत्रण में कमी आ जाती है। उद्योगों के बढ़ने से क्या होता है, पारिवारिक और सामाजिक नियंत्रण काफ़ी कम हो गया है। गांव से आने वाला व्यक्ति नगरों में गंदी बस्तियों में निवास करता है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, अतः वह सहज रूप से अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। क्योंकि गांव में उसके माता पिता, बाहर वो कुछ भी करता है, गांव तक उसकी खबर नहीं जाती है। स्त्री तथा पुरुषों के एक साथ काम करने से यौन संबंधी अपराधों में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी जब स्त्री और पुरुष एक साथ उद्योगों में काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, ऐसे में क्या होता है कि वो जो है यौन संबंध बना लेते हैं आपस में, या आपस में मित्रता व्यवहार करके फिर उसके बाद में ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती। कभी कभी एक ही मतलब कि ऑफिस में काम कर रहे व्यक्ति जो है यौन अपराध कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का संबंध व्यापार में उतार चढ़ाव से है। व्यापार में घाटा होने या दिवालिया हो जाने पर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है अथवा विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त हो जाता है जब व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, घाटा लग जाता है व्यापार में। ठीक है, तो ये भी अपराध को जन्म देता है। इसके अलावा निर्धनता। निर्धनता के कारण से व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है तथा वह निराशावादी हो जाता है। निराशावादी मतलब होता है उसको आशा नहीं रहती कि हमको आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एकदम से बेखौफ हो जाता है वो। सामाजिक नियंत्रण का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। परिवार को निर्धन देख करके व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसित हो जाता है। वो सोचता है कि अपराध ही करके किसी तरीके से परिवार का पालन पोषण करे, ठीक है, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके की मानसिकताएं उत्पन्न होती जब व्यक्ति निर्धन होता है। चौथी बात, बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो अपराधी बन जाते हैं। बेरोजगारी। बेरोजगारी भी अपराध का एक महत्वपूर्ण कारण है, लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उसी आवश्यकताओं के साथ ही साथ कुछ पारिवारिक दायित्व भी होते हैं जिसको व्यक्ति को पूरा करना रहता है। लेकिन व्यक्ति चूँकि बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, घर पे जा रहा है तो बीवी उसको बोल रही कि जो है बच्चे को फीस नहीं है, बच्चे का ड्रेस नहीं बनवाया, किताबें नहीं आई अभी, हमारी लिपस्टिक अभी नहीं खरीदे आप, तमाम प्रकार के जब वो सुनता है तो व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा, या फिर जाएगा कहीं बैंक वैंक लूटेगा या कोई अपराध करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन बेकारी के कारण से व्यक्ति उन्हें पूरा नहीं कर पाता, तब उसमें समाज से बदला लेने को भावना जागृत होती है जो अनैतिक कार्य करने को उसको बाध्य कर देती है। इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको अगर PDF प्राप्त करना तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स की 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। आपकी अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी के नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आप के पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी। 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ ही साथ लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, PDF नोट्स भी मिल जाएंगे सभी के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। MCQs टाइप के मॉडल पेपर हों चाहे आपके लिखित टाइप के मॉडल पेपर हों, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित कर दी गई हैं। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए व्यवस्थित कर देगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस वैध है, तो जिनको भी लेना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सोचिए मत, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट का सीरीज लेंगे तो 60 रुपये की पड़ेगी, तो आप 5 सब्जेक्ट की लेंगे तो 6×5 = 30 यानी 300 रुपये की आपकी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, और मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए तमाम लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, और रिवीजन क्लास भी मिल जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले अगला कारण है आपका सामाजिक, मतलब कि जो अपराध व्यक्ति करते हैं उसका राजनैतिक कारण। देखें, राजनीतिक भ्रष्टाचार और दलबंदी। कभी कभी भ्रष्टाचार और दलबंदी भी जो है व्यक्ति को मजबूर कर देती है अपराध करने के लिए। भारत एक प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक देश है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल पाए जाते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पार्टी सत्ता में आती हैं और वह अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए कानूनों का उल्लंघन करती हैं, अपनी जाति या दल के लोगों को परमिट देती हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अपराध कराती हैं। तो ये भी एक प्रकार से होता है, चूँकि पार्टियाँ अपराध करती हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो यूं ही सत्ता में नहीं बैठ गए हैं, कोई व्यक्ति यूं ही राजनेता नहीं बन जाता, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। कई व्यक्ति जो नेता बड़े बड़े हैं वो अपराधी होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पुलिस विभाग की अनैतिकता। प्रत्येक देश तथा प्रांत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाती है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। लेकिन देखा जाता है कि राजनीतिक नेता
पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करके अपने पक्ष में अपराधियों की सहायता करते हैं कि भाई हम तो फलाने नेता के यहाँ से हैं, तो उनको रिलीफ मिल जाता है कुछ, ठीक है। इससे पुलिस की कार्यकुशलता में तो कमी आ ही जाती है, साथ ही साथ अपराधों में वृद्धि हो जाती है। और लोग अपराध करते हैं कि भाई हम अपराध कर रहे हैं, हम तो वोट दे रहे हैं फलाने नेता को, फलाने नेता के पास फ़ोन कर दिया, सारे साहब जो है या मामला हो गया तो तभी देख लीजिए, लफड़ा अपराध कर दिए, अपराध करते कि भाई बचा लेंगे नेताजी हमारे हैं ही, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तीसरी बात, दंड व्यवस्था। अपराध के कारणों में अपराधी के साथ होने वाला व्यवहार भी सम्मिलित किया जाता है। अपराध तो बाद में प्रमाणित होता है, लेकिन उसके पूर्व उसके साथ जो व्यवहार, हथकड़ी डाल करके बाजार में ले जाना, अपराधी को यातनाएं देना आदि भी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। दंड व्यवस्था भी कभी कभी क्या होता है, अपराध को मोटिवेट करता है। एक व्यक्ति एक बार अपराधी हो गया, उसको तमाम यातनाएं दी गई, जब वो बाहर निकलेगा तो फिर से वो सोचेगा कि करेंगे अपराध, चाहे उसी को मारेंगे जिसने हमको यातनाएं दी हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी व्यक्ति करते हैं। चौथी बात, जेल या कारागार। अपराधी को जेल में इसलिए भेजा जाता है कि वह जब वह अपने परिवार से अलग रहेगा तो वह अपने अपराध का एहसास करेगा कि हमने अपराध किया है, तो और वहाँ से छूटने के बाद में वो अपराध नहीं करेगा। लेकिन जेल में उचित वातावरण ना होने के कारण से अपराधी फिर से अपराध करने लगता है, चूँकि अपराध मतलब कि जेल में ऐसा माहौल नहीं होता कि वो व्यक्ति सुधर जाए, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स हैं जिस वजह से व्यक्ति अपराधी बनते हैं और अपराध को और प्रबलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये रहा अपराध के कारण। अब अगला जो पॉइंट हमको समझना है, अपराध निरोध। अपराध को कैसे रोक सकते हैं, हेडिंग डालेंगे अपराध निरोध। अपराध निरोध के लिए, अपराध को रोकने के लिए सामाजिक और वैधानिक दोनों ही कार्य करने की आवश्यकता आज बनी हुई है। जैसे हम पहला काम क्या कर सकते हैं, बंध्याकरण। बंध्याकरण क्या होता है, अपराध को रोकने का पहला जो है तरीका है बंध्याकरण के द्वारा। जिन विद्वानों ने यह माना कि अपराधी जन्मजात होते हैं, अर्थात माता पिता से वंशानुक्रमण के द्वारा आगे आने वाली संतान को अपराध के समस्त तत्व प्राप्त होते हैं, उनका यह सुझाव रहा है। यानी जो व्यक्ति मानते हैं कि माता पिता अगर अपराधी हैं तो बच्चा भी अपराधी होगा, वो कहते हैं कि अपराध को रोकने के लिए अपराधियों का बंध्याकरण कर दिया जाए ताकि वे अपराधी बच्चों को जन्म ना दे सकें, ठीक है। ये उन लोगों ने बताया, ठीक है। दूसरी बात, पूर्ण नशा निषेध। अपराध का संबंध नशे से भी होता है, क्योंकि व्यक्ति जब नशे में हो जाता है तो अपराध अनजाने में कर देता है, क्योंकि नशे की हालत में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है और ऐसी स्थिति में वह किसी भी प्रकार का अपराध कर सकता है। बाद में उसको एहसास होता है कि हमने नशे में किया था, या हम जो है उचित जो है दिमाग नहीं था हमारे पास उस समय कि हम उचित अनुचित का ज्ञान कर पाते। इसलिए संपूर्ण देश में अनिवार्य नशा निषेध लागू करना चाहिए ताकि नशा जो है उस पर प्रतिबंध लगा दें, नशा व्यक्ति ना कर पाए, तो अपराध भी कम हो जाएगा। लेकिन नशे वाले प्रोडक्ट पर ही ज़्यादा पैसा मिलता है सरकार को, इस वजह से नशे की चीज़ें तो नहीं बंद होगी। जीएसटी, आप देखते हैं जीएसटी की बात ही छोड़ दो, कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थी लेकिन दारू की दुकानें खुली थी, ठीक है। तो चूँकि क्यों खुली थी, चूँकि टैक्स बहुत मिलता है, उस पर पैसे बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, ठीक है, इस वजह से खुली थी। दूषित धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाओं का उन्मूलन, ये भी करना जरूरी है। भारतीय समाज में धार्मिक सामाजिक प्रथाएं जैसे कि देवदासी प्रथा, नरबली की प्रथा, विधवा विवाह की प्रथा हो गई, ठीक है, ये तमाम प्रकार की प्रथाएं हैं, ठीक है। विधवा विवाह हो गया, इसको विधवा विवाह निषेध आदि ऐसी प्रथाएं हैं जो अपराध को जन्म देती हैं। इन प्रथाओं को कानून के द्वारा मतलब कि जनमत जागृत करके समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, लोग इस प्रकार की प्रथाओं से मतलब ख़त्म हो पाएँ। नरबली की प्रथा हो गई, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह निषेध, इन सभी को प्रथाओं को मतलब कि तमाम प्रकार के अपराध को जन्म देती हैं, इस वजह से इसको ख़त्म कर देना चाहिए। चौथी बात, जेलों में समाज शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति। जेल में जब समाज शास्त्री रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रहेंगे, तो वो जान पाएंगे कि जो व्यक्ति या अपराधी है वो उसको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। यानी अपराधी को बताएंगे, अपराधी की मनोदशा को समझेंगे और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वो आगे चल करके अपराध ना करे, उसके लिए उसको तैयार करने के लिए समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक बहुत उपयोगी होंगे, इसलिए उनकी नियुक्ति करी जाए जेलों में। अपराधियों को सुधारने के लिए प्रत्येक जेल में मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों को दूर करें और समाज सुधारक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें भिन्नतापूर्वक नैतिक जीवन व्यतीत करने की सीख देते रहें, तो अपराधियों में सुधार लाया जा सकता है। जब समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक दोनों को जेल में एक एक मतलब कि कैदियों को समझाने के लिए रखा जाए। पांचवी बात,
शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षित व्यक्ति अपराधी कम होते हैं। शिक्षा के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है, अतः हमें नैतिक शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ चारित्रिक शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा पर भी पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए। इस तरीके से जब हम शिक्षित होंगे, हमको चरित्र का ज्ञान, हमको नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा, हमको नैतिक आदर्श बताए जाएंगे, तो हम अच्छा काम ही करेंगे। ठीक है, लेकिन जब जो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाता है, वो नहीं जानता कि क्या काम अच्छा है क्या काम बुरा है, वो अपने दिमाग के हिसाब से काम करता है और ऐसे में वो अपराधी वाले काम भी कर देता है। तो ऐसे में हमको शिक्षा का प्रसार प्रचार करना चाहिए। छठी बात, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए हमको। भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा अपराध होता है, तो भ्रष्टाचार को हमको कम करना चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। अतः सर्वप्रथम अधिकारियों, मंत्रियों, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों में फैले भ्रष्टाचार को हमको दूर करना होगा, तभी हम अपराध को कम कर पाएंगे। तो जो भ्रष्टाचार है उसको कम करेंगे, तब अपराध को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ अन्य सुझाव भी आप दे सकते हैं, जैसे कि जेल में अपराधियों का वर्गीकरण करके अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि यदि प्रथम अपराधी को जघन्य अपराधी के साथ रखा जाए, प्रथम अपराधी मतलब कि छोटा मोटा अपराधी, जघन्य अपराधी जिसने बहुत बड़े बड़े सीरियल किलिंग करी हो या बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हानिकारक हो, तो एक को साथ नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि भाई साथ ही रहेगा तो बड़ा दिक्कत होगी, अलग अलग रखें उसको, तो अपराध में कमी नहीं होगी, बल्कि अपराध और अधिक बढ़ेंगे जब सभी को एक साथ रखेंगे। इस वजह से ज़रूरी है कि अपराधियों को अलग अलग कैटेगरी बना लें कि भाई फला क्राइम वाले अपराधी को इस वर्ग में रखा जाएगा, फला वाले को फला में, इस तरीके से पूरा एक वर्गीकरण कर लें। दूसरी बात, कानून के द्वारा समान अपराध के लिए समान दंड होना चाहिए, लेकिन आधुनिक समाज में एक ही प्रकार के अपराध के लिए भिन्न भिन्न दंड दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अपराध के लिए एक ही दंड की व्यवस्था होगी तो ठीक रहेगा, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, या एक अपराध के लिए एक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक दंड राम ने किया तो राम को उसके लिए दूसरा दंड मिला, और श्याम ने किया तो श्याम को दूसरा दंड मिला, तो ये गलत हो जाएगा। राम और श्याम को वही दंड मिलना चाहिए जो लिखा है, एक ही दंड होना चाहिए दोनों के लिए। ठीक है। तीसरी बात, जेल में शासक का व्यवहार एक क्रूर फौजी शासक के समान नहीं होना चाहिए। जेल में जो रहते हैं सुपरिंटेंडेंट या भी जो भी अधीक्षक वगैरह हैं, वो एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करें, लोगों की फीलिंग्स को समझें, बल्कि उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, तब जेल के कैदी सुधरेंगे। चौथी बात, जेलों में अपराधियों से जो भी कार्य लिए जाते हैं वह अपराधी की क्षमता के अनुसार ही होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति दुबला पतला है उसको नधवा दिया कोल्हू में कि चलो तुम घानी पीसो, ठीक है, या घानी पेरो, तो ऐसे में उसको और दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं पे जो अपराधी जिस योग्य हो उसको उस योग्य काम दिया जाए। पांचवी बात, समाज में व्याप्त गरीबी व बेकारी की समस्या दूर की जाए, इससे भी अपराध कम होगा। साथ ही साथ में जेल में ही अपराधियों को काम दिया जाए तथा उससे मिलने वाले धन का आधा भाग उनके आश्रितों यानी उनके परिवारों को भेज दिया जाए, ताकि उनके परिवार भी सुखी रहेंगे, तो फिर वो बाद में अपराधी नहीं करेंगे या अपराध नहीं करेंगे। और वो अगर अच्छा काम करते हैं जेल में तो उनको फिर बहुत जल्दी छूट दे दी जाए, तो ऐसे में भी वो बड़ा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अपराध करने पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। अपराध निरोध में सरकार का योगदान क्या रहा है या सरकार का योगदान क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात इसको समझते हैं, हेडिंग डालेंगे। सरकार को पहली बात ये ध्यान देना चाहिए, जेल व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। भारत सरकार ने जेल सुधार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अच्छे बंदी गृहों का निर्माण किया है, यानी जेल खानों का निर्माण किया, जहां अपराधी को व्यायाम शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन की बात, प्रशिक्षण, चरित्र निर्माण की शिक्षा, ठीक है, ये सब दी जाती है, तथा साधारण अपराधी को गंभीर अपराधी के साथ नहीं रखा जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही है, सरकार ने जो काम किया है बिल्कुल सही काम किया है। इसकी वजह से क्या होगा, लोग की जो मानसिक प्रवृत्ति लोगों की वो सुधरेगी, अपराधी मनोवृत्ति खत्म होगी। दूसरा काम, न्यायालय और अदालत। व्यक्ति को यदि बिना अपराध के दंड दिया जाता है तो उस व्यक्ति में उत्तेजना बढ़ती है, और अपराध करने पर भी दंड न मिलने से अपराधी की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए प्रथम बार अपराध करने वाले अपराधियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया है कि पहली बार अगर आपने अपराध किया है तो उसके लिए हो सकता है कम दंड मिले, लेकिन अगर वही अपराध आप दोबारा करेंगे तो आपको प्रबल दंड मिलेगा। तीसरी बात, प्रोबेशन या परिवीक्षा। प्रोबेशन व्यवस्था भी अपराध को कम करने में सहायक है। जो व्यक्ति पहली बार अपराध करता है उसे सीधे जेल ना भेज करके न्यायालय के द्वारा किसी सम्मानित
व्यक्ति या प्रोबेशन अधिकारी की देख रेख में उसको रखने का आदेश दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार या बाल अपराधी होते हैं तो उनको देख रेख में किसी अपराधी की, कि भाई बड़े अपराधी की देख रेख में रख दिया जाता है कि भाई आप इनके देख रेख में रहोगे, तो उसी को प्रोबेशन कहते हैं। ठीक है। यदि निश्चित अवधि तक अपराधी कोई अपराध नहीं करता है तो उसके अपराध को क्षमा करके उसको छोड़ दिया जाता है। ये भी अपराध को कम करने का एक तरीका है, अपराधी मनोवृत्ति को खत्म करने का एक तरीका है। इसके लिए सभी जनपदों में प्रोबेशन अधिकारियों को नियुक्त करके अपराधियों को सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि अपराधी लोग जो हैं वो सुधर जाएं और ताकि दोबारा से ऐसी गलती ना करें। क्योंकि पहला अपराध हो सकता है अनजाने में बच्चे ने किया हो, व्यक्ति ने किया हो, उसके लिए अगर उसको कठिन सज़ा मिल जाती है तो फिर वो व्यक्ति अपराधी ही बन जाएगा। लेकिन चूंकि उसने गलती करी, इस वजह से उसको सुधार गृह में भेज दिया जाए, प्रोबेशन अधिकारी के पास उसको भेज दिया जाए। प्रोबेशन अधिकारी उसको देख रेख में रखेगा और उसकी जो है हाव भाव पर नज़र रखेगा। अगर वो बच्चा फिर अपराध नहीं करता है तो उसको फिर छोड़ दिया जाए, या वो अपराधी फिर से अपराध नहीं करता तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है प्रोबेशन। अगली व्यवस्था है पैरोल व्यवस्था। पैरोल व्यवस्था भी प्रोबेशन की ही भांति होती है। ये सब प्रश्न अति लघुत्तरी में आते हैं कि प्रोबेशन क्या है, पैरोल क्या है, ठीक है, बंदी गृह क्या, सुरक्षा गृह क्या है, सुधार गृह क्या है। पैरोल व्यवस्था भी प्रोबेशन की भांति अपराधी को सुधारने की एक व्यवस्था होती है। पैरोल सुविधा ऐसे अपराधी को दी जाती है जो अपनी सजा का कुछ भाग जेल में काट चुका होता है। ऐसे समय में यदि अपराधी का व्यवहार संतोषजनक रहता है, अपराधी जो है वो बहुत ही सरल स्वभाव रहता है उसका, जेल का हाव भाव उसका अच्छा रहता है, ठीक है, एक सुपरिंटेंडेंट को लगता है कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है जेल में लेकर के, तो उसके प्रार्थना पत्र देने पर उसकी सज़ा का समय पूरा होने से पूर्व भी उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, जेल में आप रहते हुए आपने जेल के सारे नियमों को पालित, मतलब कि सारे नियमों को फॉलो किया है, इस वजह से आपको छोड़ा जा रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है अगर उसका 2-3-4 साल, मतलब 4 साल की सज़ा है, अब उसने 2 साल की सज़ा काटी और उसका हाव भाव बड़ा ठीक रहा, उसने जो सुपरिंटेंडेंट है उनको लगता है कि हाँ, जेल के जो सुपरिंटेंडेंट है उनको लगता है कि हाँ इसने बड़ा अच्छा काम किया है या इसको ये सुधर चुका है, तो वो जब एप्लीकेशन लिखेगा कि हमको पैरोल पर छोड़ दीजिए, ठीक है, तो उसको पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके घर के आगे पीछे का 2 पुलिस उसकी निगरानी करती रहेंगी कुछ दिन तक, फिर उसको जब वो उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ताकि अपराधी बाद में ना करे। लेकिन पैरोल से छूटने पर उसे मतलब सज़ा के बाकी भाग तक अच्छा आचरण करना पड़ता है। यानी 2 साल पर छूटा है तो बाकी 2 साल जो उसके सज़ा के बचे थे उसके लिए उसको अच्छा काम करना पड़ेगा, वो पुलिस की निगरानी में रहेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे बाकी सज़ा काटने के लिए पुनः जेल जाना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये होता है पैरोल। और जो आपका वो होता है, क्या नाम है, मैंने आपको बताया था पैरोल से पहले प्रोबेशन या परिवीक्षा। प्रोबेशन में प्रोबेशन अधिकारी होता है, उसके घर पे या उसकी देखरेख में रहना होता है, या वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। सुधार गृह, इस प्रकार के सुधार गृहों का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। इसके अंतर्गत कैदियों को अनेक प्रकार के कार्य सिखाए गए हैं ताकि सज़ा की अवधि पूरा करने के बाद व्यक्ति बेकार ना रहें या उनको बेरोजगार ना घूमना पड़े। जैसे सुधार गृह में क्या होता है कि व्यक्ति को मिलते सज़ा हो गई, सज़ा होने के बाद में जेल में गया, तो वहाँ पर सुधार गृह होते हैं जहाँ पर वो काम सीख सकता है तमाम प्रकार के, और काम सीख करके जब वो बाहर निकले तो सुधर करके निकले, वो बाद में फिर आकर के बेकारी के चलते अपराध ना करे, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें, बल्कि जेल के द्वारा सीखे गए कार्य से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इसमें सफलता प्राप्त हुई। इससे केवल व्यावसायिक कार्य ही नहीं सिखाया जाता बल्कि शिक्षा, चरित्र निर्माण, संगीत और व्यायाम आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें कई प्रकार के काम सम्मिलित होते हैं और कई प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रकार के काम जो होते हैं वो इसमें सिखाए जाते हैं ताकि बच्चा जब बाहर निकले तो वो, मतलब कि व्यक्ति जब बाहर निकले तो वो अपराधी ना बने या वो उस काम में लिप्त हो जाए जो उसने जेल में रह करके सीखा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया। चैप्टर नंबर 1 इससे पहले हमने दिया था जिसमें आप लोगों ने विचरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं देखी थी। तो विचरण हो गया आपका, अपराध हो गया। अब इसके बाद में अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा बाल अपराध का, फिर उसके बाद में आएगा श्वेत व्यसन अपराध का, ठीक है। और इस तरीके से आपकी इकाई नंबर 1 समाप्त होगी, फिर इकाई नंबर 2 पर नजर डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।